हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन में। पिछले लेक्चर की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। क्या था उस कड़ी में, अगर आप ध्यान दें अच्छे से, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन पर बातें हमने स्टार्ट करी थी और फॉर्मेशन कांस्टेंट का डिस्कशन हुआ था। काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन कांस्टेंट्स वैल्यू भी लिखे गए थे और हमने ये भी बात किया था कि फॉर्मेशन और डिसोसिएशन दोनों इक्विलिब्रियम पर होते हैं, लेकिन फिर भी एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, मतलब बैकवर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का बैकवर्ड रिएक्शन, ये डिपेंड करता है फॉर्मेशन कांस्टेंट पर और कभी कभी कुछ रिएजेंट्स पर। आइए उस पर अब बात करें, आगे बढ़े। ध्यान से देखें। Sometimes presence of some specific reagent may increase the dissociation extent of complexes of extent of even stable complexes। इस बात को पहले अच्छे से समझा जाए। जैसे अगर मैं बोलूं सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स लेता हूं Ag, अच्छे से देखना बेटा, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट 10 टू द पावर 5 से ज्यादा है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स। क्या किया जाए इसमें, तो इसमें खूब सारा एक्सेस KCl का सॉल्यूशन दिया जाए। सर क्यों? दैट इज क्लोराइड आयंस दिया हमने। सर ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी का हिसाब किताब है, जब आपने इसको पानी में डाला है तो इसके Ag प्लस आयंस फ्री नहीं हो पा रहे हैं वाटर में। बिल्कुल नहीं सर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और स्टेबल है सर, फॉर्मेशन कांस्टेंट 10 टू द पावर 5 है, तो अंदर का कंटेंट बाहर नहीं निकल रहा है, अंदर में चीजें जो है वो लॉक्ड है, वो बाहर नहीं आ रही है। थोड़ा सा चढ़ाते हैं लोग, थोड़ा सा जैसे ही चढ़ाते हैं तो अंदर से चीजें बाहर आने लगती हैं। आप समझ रहे होंगे क्या चढ़ाते हैं। तो हमने एक्सेस KCl डाला उगलवाने को, निकलवाने को, क्या? ताकि क्लोराइड मिले। सर क्यों क्लोराइड के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? ये क्लोराइड Ag प्लस को लालच दिखाए कि सुनो, Ag प्लस अगर तुम क्लोराइड तुमको दिया जाए तो तुम AgCl बनाओगे, और Ag प्लस चाहता है AgCl बनाना क्योंकि AgCl हाईली इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट है, व्हाइट कलर का। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है कि एक्सेस KCl दिया जा रहा है? KCl सॉल्युबल क्लोराइड सॉल्ट है, तो एक्चुअली मैं क्लोराइड दे रहा हूं, लालच दे रहा हूं कि तुम निकल जाओ। क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स में से कॉम्प्लेक्सेशन एक लार्जली फेवरेबल रिएक्शन, उस तरह से प्रेसिपिटेशन भी एक बहुत फेवरेबल रिएक्शन है। जैसे आपने 9-10 से पढ़ा है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, 9-10 से बेटा आपने पढ़ा है, ध्यान दो। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस के आपने टाइप पढ़े हैं। जैसे कुछ रिएक्शंस के टाइप देखे जाए,
आपने पढ़ा है रेडॉक्स रिएक्शन, आपने पढ़ा है, याद करो, रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है, बहुत सारे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, बहुत तरह के रिएक्शंस होते हैं। इक्विलिब्रियम रिएक्शंस 9 10 से बांटते रहते, पता नहीं कुछ कुछ करते रहते हैं। इसी में कहता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सब रिएक्शंस के टाइप्स हैं। और भी है, ऐसा नहीं कि अब नहीं है, और भी है। इसी में 2 टाइप ऐड कर लो। कौन 2 टाइप? एक प्रेसिपिटेशन और एक कॉम्प्लेक्सेशन। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, अच्छे से सुने, मैं क्लियर कर दूंगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन, मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखो, रिएक्शन तो प्रोसीड तभी करेगा, कोई भी रिएक्शन अगर है, मान लो आपने A+B बनाया और इसको आप C की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड तभी करेगा जब डेल्टा G लेस देन 0 हो। ऑब्वियस है, मतलब डेल्टा G फेवर कर रहा हो रिएक्शन को, तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ये तो क्लियर है। रिएक्शंस बहुत तरह के हैं, हमने बोला इन बहुत तरह के रिएक्शंस में ये 2 रिएक्शंस जो होते हैं, कौन 2? प्रेसिपिटेशन और कॉम्प्लेक्सेशन, ये लार्जली फेवरेबल रिएक्शंस होते हैं। मतलब सबसे कह सकते हो कि फास्टली प्रोसीड करने वाला, तेजी से प्रोसीड करने वाला, या ये कह सकते हो कि सबसे ज्यादा फेवरेबल, जिसकी फिजिबिलिटी ज्यादा होती है, ये आसानी से हो जाए। रेडॉक्स रिएक्शन की फिजिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट की फिजिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है जितने एक सामान्य प्रेसिपिटेशन की भी फिजिबिलिटी होती है और एक कॉम्प्लेक्सेशन की फिजिबिलिटी होती है। क्लियर बेटा? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपने 9 10 से पढ़े, हिंदी में बोलते हैं स्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, उभयगामी अभिक्रिया, अभयगामी अभिक्रिया, कुछ हिंदी में इस तरह से बोलते हैं, अम्ल क्षार उदासीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, तो बोलते हैं अपन, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इन दोनों में ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो हमने बोला कि इन दोनों में सारे रिएक्शंस में से ये 2 रिएक्शंस होते हैं वो लार्जली फेवरेबल होते हैं। कॉम्प्लेक्सेशन तो आप समझ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स बनाने वाला रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट होता हो, जैसे आपको याद होगा 9 10 से आपने पढ़ा होगा ये रिएक्शन AgNO3 प्लस NaCl, ये रिएक्शन बहुत तेजी से होगा। AgCl प्लस, क्योंकि इंसॉल्युबल प्रोडक्ट बन रहा है, AgCl प्लस NaNO3, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बन रहा, ऐसे रिएक्शन का डेल्टा G नेगेटिव हो गया, ये रिएक्शन बहुत तेजी से हुआ। लेकिन वही ये जबकि सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, लेकिन ये प्रेसिपिटेट बनने का तो रिएक्शन काफी तेजी से प्रोसीड करेगा। लेकिन वहीं पर अगर मान लो कि आप ऐसा कर दें, क्या, ध्यान से देखें, BaSO4 प्लस FeCl3 या FeCl2 कुछ भी ले ले, क्या ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा? नो रिएक्शन, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। क्यों? ये इनसॉल्युबल है। अगर रिएक्शन प्रोसीड करता तो BaCl2 बनता जो सॉल्युबल होता, और प्लस FeSO4 बनता जो वो भी सॉल्युबल होता। सर एक बार आप अच्छे से और समझा देंगे? बिल्कुल समझाऊंगा बेटा, एकदम वीडियो पर बने रहना। मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्सेशन को तो आप देख ही रहे हैं लगातार कि कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस के आगे जाने की संभावनाएं कितनी तेज होती है, कितनी प्रबल संभावनाएं होती है, बहुत स्ट्रांग फिजिबिलिटी होती है किस रिएक्शन की? कॉम्प्लेक्सेशन की। तो हमने बोला कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की फिजिबिलिटी उसी तरीके से काफी ज्यादा होती है। अगर किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट होने वाला तो यकीन मानिए वो रिएक्शन बहुत तेजी से प्रोसीड करने के मूड में होता है, ठीक है। जैसे AgNO3 प्लस NaCl, तो AgNO3 सॉल्युबल है, आप बोलते हैं मेटल के नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं, NaCl सॉल्युबल है, सबको पता है, लेकिन AgCl इनसॉल्युबल है। तो आप क्या देख रहे हैं? प्रेसिपिटेट बन रहा है, सॉल्युबल प्रोडक्ट से प्रेसिपिटेट, तो रिएक्शन तेजी से आगे जाएगा, डेल्टा G नेगेटिव होगा। लेकिन वहीं पर देखिए BaSO4 आपका इनसॉल्युबल है। BaSO4 क्या होता है बेटा? इनसॉल्युबल है।
तो आप देख लो कि ये इनसॉल्युबल चीज को आप सॉल्युबल में कन्वर्ट कर रहे हो, दोनों सॉल्युबल, इसीलिए ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये इनसॉल्युबल है जबकि ये सॉल्युबल है। तो प्रेसिपिटेशन और कॉम्प्लेक्सेशन दोनों फेवरेबल होते हैं। दोनों में से कभी प्रेसिपिटेशन भारी पड़ जाता है कॉम्प्लेक्सेशन पर, कभी कॉम्प्लेक्सेशन भारी पड़ जाता है प्रेसिपिटेशन पर। ये दो सबसे ज्यादा, हालांकि एसिड बेस रिएक्शन भी कोई स्लो नहीं होता, वो भी फास्ट होता है, लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्सेशन और प्रेसिपिटेशन को सबसे तेज रिएक्शंस में से काउंट किए जाते हैं, सबसे फेवरेबल थर्मोडायनेमिकली फिजिबल रिएक्शंस में से काउंट किए जाते हैं ये दोनों। आप अक्सर देखेंगे जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनने वाला वो रिएक्शन बहुत तेजी से होता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सेशन तो समझो इस मामले में और आगे है। लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन को पटकनी कोई दे सकता है तो प्रेसिपिटेशन सामान्य तौर पर, और प्रेसिपिटेशन को कोई खा सकता है, दबा सकता है तो कॉम्प्लेक्सेशन सामान्य तौर पर। दूसरे किसी भी तरह के रिएक्शंस इन दोनों रिएक्शंस पर जल्दी भारी नहीं होते हैं। सर इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मैं उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एग्जांपल लिया कि आपका एक रिएक्शन था AgNH3+, वो कंपाउंड है, तो जाहिर सी बात है कंपाउंड है तो इसका फॉर्मेशन हो रहा, कहां से हो रहा इसका फॉर्मेशन? जरा सोचे, Ag+ और अमोनिया के जुड़ने से इसका फॉर्मेशन कहां से हो रहा है? Ag+ और अमोनिया जुड़ रहा होगा, जुड़ने से ये रिएक्शन हो रहा है, सही है। और कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है। अब पॉइंट मैंने क्या बोला, अब आप अगर वाटर में इसको रखे हुए हैं तो क्या ये बैकवर्ड अभी जाएगा? अभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बैकवर्ड? ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, 10⁵ इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट है, मतलब Ag+ फ्री आयन बाहर नहीं आएगा, ना अमोनिया फ्री आएगा। तो मैंने एक्सेस ऑफ KCl डाला। क्यों डाला? क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो एक प्रेसिपिटेट तैयार होगा। तो मैं क्या कह रहा था कि कभी कॉम्प्लेक्सेशन पर प्रेसिपिटेशन भारी, कभी प्रेसिपिटेशन पर कॉम्प्लेक्सेशन भारी हो सकता है। तो इसी नजरिए से ये सोचते हुए हमने क्लोराइड दिया कि बेटा क्लोराइड अगर दिया जाए तो AgCl कहीं बन जाए। अगर ऐसा बना तो मैं मानूंगा कि KCl में वो क्षमता है कि इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ सके, जो टॉपिक है फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन। फॉर्मेशन तो पिछले लेक्चर में हमने दिखाया, अभी पिछले पार्ट में हमने दिखाया, ये क्या है? डिसोसिएशन है। तो डिसोसिएट हो पा रहा है कि नहीं वो कॉम्प्लेक्स, मसला यही है। इसीलिए हमने KCl दिया, क्लोराइड। देखा यह जाता है कि आप अगर KCl दे भी दें तो यह कॉम्प्लेक्स नहीं टूटता है, मतलब सिल्वर आयन बाहर नहीं निकलता है। तो बोला जाएगा कि दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू KCl, या दिस कॉम्प्लेक्स इज परफेक्ट, स्टेबल, परफेक्ट टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू KCl। लेकिन वहीं पर ध्यान से सुने, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आयोडाइड का सॉल्यूशन गिरा दे। क्या बोला बेटा हमने? हमने बोला few drops of KI सॉल्यूशन। KI क्या सोच के दिया गया? सर आयोडाइड आयन सोच के दिया गया, क्योंकि AgI हाईली इंसॉल्युबल होता है, हाईली इंसॉल्युबल होता है AgI। अब जानते हो, अब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, अब वो बाहर आ जाएगा सारा सिल्वर। मतलब यहां पर इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन भारी हुआ या कॉम्प्लेक्सेशन? सर कॉम्प्लेक्सेशन। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स टूट नहीं पाया, अंदर का मटेरियल बाहर नहीं आ पाया। इस चेंज में कौन सा भारी पड़ा, डोमिनेट हुआ, कॉम्प्लेक्सेशन या प्रेसिपिटेशन? सर प्रेसिपिटेशन, क्योंकि इसको लगा कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म करने से जो मेरा डेल्टा जी नेगेटिव होगा, ठीक है, उतना मेरा डेल्टा जी नेगेटिव नहीं हो पा रहा है इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से। मतलब कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन पर प्रेसिपिटेशन डोमिनेट किया, वहां प्रेसिपिटेशन डोमिनेट हुआ कॉम्प्लेक्सेशन से। आपको ये बातें समझ में आई होंगी। क्या बोला बेटा हमने यहां बोला कि प्रेसिपिटेशन डोमिनेट्स ओवर कॉम्प्लेक्सेशन। यहां हमने क्या बोला? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ उल्टा हो गया ना जी सर, उल्टा हो गया। क्या लिखना था?
अरे चलो यार फिर से क्या लिखना था? कौन सा भारी है? कॉम्प्लेक्सेशन ना, कॉम्प्लेक्सेशन डोमिनेट्स ओवर प्रेसिपिटेशन। और यहां पे क्या बोलोगे? प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन डोमिनेट्स ओवर कॉम्प्लेक्सेशन। अच्छे से समझना जी, ओवर कॉम्प्लेक्सेशन। नजरें जमाए रखिए। डेफिनेटली ये ऑनलाइन क्लास, ये रिकॉर्डिंग वीडियो में उतना मन नहीं लगता है। अगर आप फेस टू फेस होते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी अलग होती है। आप इस वीडियो को बाद में देख रहे होते हैं तो आपको लगता है यार मन नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, चलो स्विच करते हैं, हटते हैं, कुछ और देखते। नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपटीशन के लिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां फोकस होना पड़ता, मन लगाना पड़ता, या अदरवाइज आप कंपटीशन की तैयारी नहीं करते। ठीक है, आइए। तो हमने आपको इस पेज में क्या यहां पे डिस्कस करा है? हमने बोला कि कभी कभी कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट जो है का प्रेजेंस वो मे इंक्रीज द डिसोसिएशन एक्सटेंट ऑफ इवन स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। इवन स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स को भी तोड़ सकता है। जैसे हमने एक कॉम्प्लेक्स क्या ले लिया, AgNH3 प्लस कॉम्प्लेक्स, हमने ये ले लिया। हमने बोला कि इस कॉम्प्लेक्स का अगर आप फॉर्मेशन कांस्टेंट देखें तो वो 10⁵ से ज्यादा है, मतलब ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो इसका जो बनने का प्रोसेस है वो डेल्टा जी नेगेटिव है, इसके आयन बाहर नहीं आ रहे, मतलब डिसोसिएशन अभी नहीं हो रहा। लेकिन मैं चाह रहा हूं आयन बाहर निकले, डिसोसिएट करवाने के लिए क्या किया जाए? तो हमने बोला कि इस कॉम्प्लेक्स को आप क्लोराइड दें। क्यों? क्योंकि इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होने से रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होता। तो हो सकता है कि पहले जो डेल्टा जी नेगेटिव था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का, उससे बड़ा नेगेटिव अब हो जाए प्रेसिपिटेशन की वजह से। तो हमने एक्सेस क्लोराइड डाला, खूब सारा KCl का सॉल्यूशन डाला कि क्लोराइड लो 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 और Ag+ बाहर आ जाओ, लेकिन AgCl नहीं बना, नहीं बना। मतलब ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल था KCl के तरफ, क्लोराइड के तरफ। लेकिन हमने वहीं पर बेटा क्या किया, अब कुछ ड्रॉप्स ही KI के डाले, बहुत सारा नहीं, बहुत सारा डालोगे तो और आसानी से टूटेगा। हमने कुछ ही ड्रॉप्स KI के डाले कि भाई AgI हाईली इंसॉल्युबल प्रोडक्ट है, तो ऐसा हो जाए कि कॉम्प्लेक्स टूट जाए, और वाकई टूट गए। मतलब ये कॉम्प्लेक्स इम्परफेक्ट है, या कह सकते हो कि अनस्टेबल है, किसके तरफ? KI की तरफ। ऐसा इस बार क्यों हुआ? क्योंकि AgI हाईली इंसॉल्युबल है, और जितना इंसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, जितना इनसॉल्युबल, जितने लो KSP वैल्यू का कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड होता, आपको पता होगा उस रिएक्शन का डेल्टा जी उतना नेगेटिव होता, वो उतना फेवरेबल होता। तो AgI के हाई इनसॉल्युबिलिटी की वजह से ये कॉम्प्लेक्स टूटा, सिल्वर आयन बाहर निकल गया। तो कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन बढ़ाया किसने? KI। कौन नहीं बढ़ा पाया? KCl। क्लियर हुआ अच्छे से? तो इसमें हमने लिखा कि कॉम्प्लेक्सेशन डोमिनेट किया प्रेसिपिटेशन पर, और इसमें हमने लिखा कि प्रेसिपिटेशन डोमिनेट किया कॉम्प्लेक्सेशन पर। तो मैं अगले पेज में इस बात को पहले लिख रहा हूं। दस AgNH3 plus complex is stable और परफेक्ट बोल सकते हो, towards KCl और Cl minus, but the same complex is unstable or dissociate easily in presence of KI solution और I माइनस का सोर्स, और ब्रैकेट में लिख सकते हो और एनी I माइनस सोर्सेज, जो भी इसको I माइनस दे सकता हो, जरूरी नहीं है KI, आप BaI2 भी लिख सकते हो, जो भी इसको I माइनस दे सकते हो। HI भी लिख सकते हो क्योंकि HI भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HI भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड ना। स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण ये भी अगर वाटर में दे सकते हो, तो HI सॉल्यूशन अगर लोगे
तो ये भी तुरंत क्या होगा, 100% आयनाइजेशन होता ना। तो 100% आयनाइजेशन हुआ तो बेटा क्या आ गया, आई माइनस ब्रेक हो गया, यहां से आई माइनस एक्वस आ गया। उम्मीद है आप इस बात को अब समझ पा रहे होंगे। चलो अच्छे से देखो, तो वो डिसोसिएट कर गया। दिस इज ड्यू टू, ये किस वजह से हुआ, दिस इज ड्यू टू हाई इंसॉल्युबिलिटी, हाई इंसॉल्युबिलिटी किसकी, ऑफ एजीआई, एजीआई, इसकी हाई इंसॉल्युबिलिटी के कारण ऐसा हुआ। आप जानते हैं कि अगर इंसॉल्युबिलिटी की बात की जाए, शायद आपको पता हो बेटा, इंसॉल्युबिलिटी की अगर बात करो तो आपके एजीसीएल से ज्यादा इंसॉल्युबल है एजीबीआर और काफी ज्यादा इंसॉल्युबल है एजीआई, काफी। लेकिन वहीं पर अगर एजीएफ ले लें तो एजीएफ सॉल्युबल है, एजीएफ सॉल्युबल होता। सिल्वर के ये 3 हैलाइड्स इनसॉल्युबल होते हैं, एजीसीएल होता है व्हाइट, एजीबीआर होता है पेल येलो, हल्का सा पीला, और एजीआई होता है डीप येलो। इनसॉल्युबिलिटी के बारे में लिखा गया है कि इनसॉल्युबिलिटी पोलराइजेशन की वजह से होता है। अगर आप जानना भी चाहें तो मैं यहां पर डिस्कस कर देता हूं पोलराइजेशन, ठीक है, क्योंकि यहां एजी प्लस आयंस है और एजी प्लस आयंस का काफी लार्ज फाई होता है, पोलराइजिंग पावर लार्ज फाई, इसीलिए इसमें हाई पोलराइजेशन है। हाई पोलराइजेशन की वजह से लीड्स इनसॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी। अब नीचे जाने पर पोलराइजेशन ज्यादा है बेटा, आपको ये तो समझ में आ रहा होगा, एनायन का साइज बड़ा होने से पोलराइजेशन बढ़ता है, तो पोलराइजेशन इंक्रीज कर रहा है, तो पोलराइजेशन इंक्रीज करने की वजह से सॉल्युबिलिटी और तेजी से घटेगी, इसलिए नीचे वाला और ज्यादा इनसॉल्युबल हो रहा है, ठीक है। तो AgCl, AgBr और AgI की अगर बात करो तो नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, मतलब इनसॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो AgI बेटा आपका हाईली इनसॉल्युबल है, बस इस वजह से ही ऐसा हो रहा है कि हमने जो पिछला कॉम्प्लेक्स दिखाया वो आपका KI डालने पर कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट कर गया। आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं पेज नंबर 3 पर चल रहा हूं और एक बार मैं AgCl, AgBr, AgI की सॉल्युबिलिटी पर थोड़ा चर्चा करना चाह रहा हूं, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, एक नोट का पेज ये मैं बना रहा हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgX सिल्वर हैलाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डी ब्लॉक का एरिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एरिया नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, इसलिए मेरे को पढ़ाना है यहां पे। अच्छा, आपका Ag, ऑल Ag प्लस कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल। पहली बात, जितने भी सिल्वर प्लस के कंपाउंड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं सारे, हाँ जी, सब इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट वेरी फ्यू, बहुत ही कम को छोड़ के जो सॉल्युबल होते हैं। जैसे कौन है वो बहुत कम जो सॉल्युबल होते हैं, AgF, AgNO3, Ag2SO4, सिल्वर एसिटेट, इन सबको कुछ कुछ को छोड़ के डॉट डॉट लगा दिया। आपको यही 4 जानना, ठीक है। पहला AgF, दूसरा AgNO3, तीसरा और चौथा। अच्छे से देखोगे, बहुत लोग Ag2SO4 को इनसॉल्युबल बोलते हैं, गलत बोलते हैं। हमने क्या बोला बेटा, सर आपने यहां पे डिस्कस करा है कि आपने यह डिस्कस करा है, इस पेज में एक नोट का ये पेज है जिसमें सिल्वर हैलाइड की सॉल्युबिलिटी, तो आपने लिखा है सर कि Ag प्लस के कंपाउंड्स इनसॉल्युबल होते हैं कुछ को छोड़ के, बहुत कम। वो 4 बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको छोड़ करके जो सॉल्युबल होते हैं वो कौन है 4, सिल्वर का फ्लोराइड AgF, सिल्वर का नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर की सल्फेट Ag2SO4 और सिल्वर की एसिटेट CH3COAg, ठीक है। ये चारों क्या है, सॉल्युबल, सॉल्युबल Ag प्लस कंपाउंड्स। इसी वजह से भी थोड़ी देर पहले AgNO3 का रिएक्शन हमने लिखा था तो वहां लिखा था सॉल्युबल। अब लेकिन AgF सॉल्युबल है, लेकिन बाकी सिल्वर के हैलाइड्स इनसॉल्युबल है, क्लियर है। तो AgCl, AgBr, AgI तीनों इनसॉल्युबल हुए, सिर्फ AgF सॉल्युबल हुए। ये तो पॉइंट क्लियर है। अब मैं बातें करूं इसमें
solubility of AgX in different solutions। मतलब क्या हुआ, इनको मैं डिसॉल्व करना चाहता हूं बाई रेडॉक्स और कॉम्प्लेक्सेशन मेथड्स। सर आपने क्या लिखा है, इसको बेटा मैं डिसॉल्व करना चाहता हूं, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा कॉम्प्लेक्सेशन, तो मैं कॉम्प्लेक्सेशन के थ्रू डिसॉल्व करना चाहता हूं या कोई रेडॉक्स करवा के डिसॉल्व करना चाहता हूं। आ जाओ, यहां पे मैं लिखता हूं AgCl, AgBr, AgI। अच्छा एक कंपाउंड और ऐड कर लो, Ag2S ऐड कर लो, ऐसे 4 कंपाउंड हुआ अपना। अब सर आप क्या करें, मैं बताने वाला हूं इन सब की वाटर सॉल्युबिलिटी। पहले क्या डिस्कस करूंगा सर, वाटर सॉल्युबिलिटी। क्या मतलब हो गया, पानी में सॉल्युबिलिटी चेक करनी है इन चारों की। वाटर सॉल्युबिलिटी लिखा हुआ अच्छे से एकदम बने रहे वीडियो पर। सर आपने बोला कि सिल्वर के सारे कंपाउंड्स इनसॉल्युबल होते हैं, तो सर ये 4 भी इनसॉल्युबल हैं। सिर्फ वही 4 सॉल्युबल आपने बोला, AgF, AgNO3, Ag2SO4, सिल्वर एसीटेट। सर इसी 4 को क्यों पकड़ रहे हो, बाकी को क्यों नहीं? क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो एरिया है वो इससे कनेक्टेड है, जिसको समझने से आपका कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्सेशन के फॉर्मेशन और मतलब कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन और डिसोसिएशन का कॉन्स्टेंट थोड़ा क्लियर होगा। और डी ब्लॉक का सिलेबस भी है ना दोस्त, तो डी ब्लॉक का सिलेबस भी इस बहाने कवर होगा। तो AgCl, AgBr, AgI चारों कंपाउंड्स इनसॉल्युबल है। कट का मतलब है इनसॉल्युबल। हां, इसका कलर है व्हाइट, इसका कलर है पेल येलो, और कलर भी है ड्यू टू पोलराइजेशन, अभी रिपीट करना जरूरी नहीं है। डीप येलो, और Ag2S का कलर है ब्लैक। 4 कंपाउंड चलो हमने काउंट करवाया है। कौन कौन, अच्छे से देख लो। AgCl, AgBr, AgI, Ag2S जान के ले आया। ये चारों आपके डी ब्लॉक के बहुत फेमस कंपाउंड्स हैं। IIT वालों को क्वालिटेटिव एनालिसिस जो आते हैं केमिकल रिएक्शंस, उसमें ये चारों का जिक्र बहुत ज्यादा रहता, और यूजुअली ये चारों जेई में, नीट में भी काफी फ्रीक्वेंट आते हैं। आप पेपर निकाल के भी देखिए, आपको 19 के पेपर में भी मिलेगा, बहुत फ्रीक्वेंट आते रहता। चलो आ जाओ, वाटर सॉल्युबिलिटी के बाद अब मैंने बोला कि इनको डिसॉल्व करना चाहता हूं या तो कॉम्प्लेक्सेशन के द्वारा या रेडॉक्स मेथड्स के द्वारा। तो मैं अमोनिया डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं बेटा, सर अमोनिया। जैसे देखो क्या डाल रहा हूं मैं, अमोनिया। NH3 की सॉल्युबिलिटी, अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया सॉल्यूशन मैंने ऐड कर दिया, क्लियर है। अमोनिया डालने पर AgCl अभी भी इनसॉल्युबल है, सॉरी सॉल्युबल है AgCl। AgBr डाइल्यूट अमोनिया में इनसॉल्युबल, कौन अमोनिया में इनसॉल्युबल, मतलब जब अमोनिया हमने कम डाला तो इनसॉल्युबल है। डाइल्यूट अमोनिया में हमने काटा, कॉन्क अमोनिया जब हमने बहुत सारा अमोनिया डाला तब जाके ये सही किया, सॉल्युबल है। तो आप इसको पार्शियली सॉल्युबल भी कह सकते हैं। लेकिन सिल्वर आयोडाइड में कितना भी अमोनिया डाला, सिल्वर आयोडाइड सॉल्युबल नहीं हुआ। जैसे सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल नहीं हुआ। और ना ही सल्फाइड, हाईली इनसॉल्युबल है भाई साहब, ये भी बहुत ही ज्यादा आपने पढ़ा भी होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम में, हाईली इनसॉल्युबल होता है Ag2S। अब आ जाइए, अमोनिया तो नहीं सुन रहा है, क्या कुछ और ऑप्शन है? बिल्कुल है। अमोनिया में सिर्फ और सिर्फ कौन सॉल्युबल हुआ, AgCl। AgBr पार्शियली, AgI सॉल्युबल नहीं हुआ, और ना ही Ag2S सॉल्युबल। मैं डाल रहा हूं इसमें NaCN, सोडियम का साइनाइड। NaCN सॉल्यूशन एक्चुअली कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये सब साइनाइड बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है, कई बार हमने डिस्कस किया। जब NaCN ले लूं मैं, ये क्या है, CN है,
NaCN जब हमने ले लिया सोडियम का साइनाइड, अब सब सॉल्युबल होने लगे साहब, लेकिन ये अभी भी अच्छे से सॉल्युबल नहीं है, पार्शियली सॉल्युबल है। अच्छे से देखेंगे, NaCN लिया तो सब सॉल्युबल हुआ, बट अभी भी Ag2S सॉल्युबल अभी भी नहीं हो रहा, वो हाईली इनसॉल्युबल मटेरियल है, वो अभी भी पार्शियली सॉल्युबल ही है। एक स्पेशल रिएजेंट उसके लिए, हाँ आप हाइपो भी ले लो, हाइपो 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 का सॉल्यूशन, हाइपो फिर सब सॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल। मतलब Ag2S जल्दी किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होता, सॉल्वेंट नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक, मतलब सॉल्यूशन किसी चीज का। हाइपो भी कॉम्प्लेक्स बनाने वाला एजेंट है, मैं करवा के दिखाऊंगा भी सारे चीजों को। हाइपो भी कॉम्प्लेक्स बनाने का एजेंट है, लेकिन फिर भी वो सॉल्युबल नहीं। Ag2S उसमें भी सॉल्युबल नहीं, लेकिन बाकी सब सॉल्युबल है, हाईली इनसॉल्युबल वाले सब सॉल्युबल हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ये सॉल्युबल नहीं। एक स्पेशल इसके लिए रिएजेंट बनाया जाता है, डाइल्यूट एंड हॉट नाइट्रिक एसिड। क्या लिया गया है? डाइल्यूट एंड हॉट नाइट्रिक एसिड। अब कोई घुले नहीं घुलता है, लेकिन ये स्पेशल सॉल्युबल है। ठीक है, अब पॉइंट आ जाओ, सर क्या क्या कहना चाहते हो, सब क्लियर हो जाओ। यहां से लेकर के यहां तक की जो है चीजें, वो सॉल्युबिलिटी ड्यू टू कॉम्प्लेक्सेशन है, सॉल्युबिलिटी ड्यू टू कॉम्प्लेक्सेशन है। बहुत शानदार चीज है ये। और ये जो लास्ट वाला है, ये वाला, ये सॉल्युबिलिटी ड्यू टू रेडॉक्स है, ऑक्सीडेशन। देख बेटा, टॉपिक पढ़ना है आपको, कॉम्प्लेक्स को मैं डिसोसिएट करवाऊंगा, लेकिन उसको उसके डिसोसिएशन के दौरान बहुत सारी चीजें आप सीख पाएंगे। जैसे अच्छे से देख लो, क्या बोला है हमने, हमने कहा कि सिल्वर हैलाइड की सॉल्युबिलिटी ली जाए तो उसमें पहले हमने बोला कि सिल्वर प्लस के सारे कंपाउंड्स इनसॉल्युबल होते हैं, बहुत कम को छोड़ के। AgF, AgNO3, Ag2SO4, सिल्वर एसीटेट याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? AgF, AgNO3, Ag2SO4 और सिल्वर एसीटेट्स, ये सॉल्युबल है। तो इनको छोड़ के बाकी सिल्वर के कंपाउंड्स इनसॉल्युबल, मतलब सिल्वर में कुछ लगा दिया जाए, Ag2CO3 इनसॉल्युबल, Ag2O इनसॉल्युबल, AgNO2, NO3 नहीं, AgNO2 इनसॉल्युबल, Ag2C2O4 इनसॉल्युबल, Ag2CrO4 इनसॉल्युबल। सर कुछ लगाओ, हाँ कुछ भी, सिल्वर नाइट्राइड इनसॉल्युबल, फॉस्फाइड इनसॉल्युबल। तो सिल्वर के सारे कंपाउंड्स इनसॉल्युबल, सिर्फ 4 कंपाउंड सॉल्युबल, कौन कौन? AgF, AgNO3, Ag2SO4 एंड सिल्वर एसीटेट। हमने बोला कि इन सारे इनसॉल्युबल कंपाउंड्स में से 4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड को पकड़ा जाए, AgCl, AgBr, AgI और एक Ag2S। ठीक है, अब चूंकि ये पानी में इनसॉल्युबल थे, तो अपना टॉपिक है क्या? कॉम्प्लेक्सेशन, प्रेसिपिटेशन। इन सब को देखने के लिए हमने क्या किया? अलग अलग रिएजेंट्स इस्तेमाल करें। क्या इस्तेमाल करें? रिएजेंट, सॉल्वेंट्स मत बोल देना, रिएजेंट्स, कि क्या इनकी मौजूदगी में वो कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्युबल होता है, कुछ ऐसा होता है, रेडॉक्स के थ्रू सॉल्युबल क्या है। हमने क्या किया? इन सब में अमोनिया डाला, सिर्फ एक AgCl ही अमोनिया में अच्छे से सॉल्युबल निकला, AgBr पार्शियली सॉल्युबल हुआ। डाइल्यूट अमोनिया लिया तो नहीं घुला, बहुत सारा अमोनिया डाला गया कंसंट्रेटेड, तो जाके सॉल्युबल हुआ। हमने फिर क्या किया? AgI डाला, तो AgI में अमोनिया डाला, वो नहीं सॉल्युबल हुआ। मतलब कुल मिला के अमोनिया किसको डिसॉल्व कर पाया? सिर्फ AgCl को, वो कॉम्प्लेक्स बनाया, वो कॉम्प्लेक्स जो हमने बताया था पिछले पार्ट में, AgNH3 वाला, मैं करके दिखाऊंगा भी। उसके बाद बाकी अमोनिया किसी को नहीं घुला पाया, फिर हमने NaCN डाला। साइनाइड बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, यही सोच के हमने NaCN डाला। साइनाइड डाला तो भैया सबका सब सॉल्युबल, AgCl, AgBr, AgI जैसा हाईली इनसॉल्युबल चीज भी सॉल्युबल। हाँ, लेकिन अभी भी Ag2S सॉल्युबल नहीं हो पाया, पार्शियली सॉल्युबल। हाइपो भी बहुत अच्छा एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, हाइपो इज सोडियम थायोसल्फेट, मैं अगले पेज में करके दिखा रहा हूं। वो भी सबको घुला लिया, डिसॉल्व कर लिया, लेकिन अभी भी कौन सॉल्युबल नहीं हो पाया? Ag2S। सोचो Ag2S कौन सी बला है, इनसॉल्युबिलिटी है उसमें, कितनी इनसॉल्युबिलिटी।
अब हमने क्या किया, सिर्फ पर्टिकुलरली इसको डिसॉल्व करने के लिए एक रिएजेंट लिया, डाइल्यूट एंड हॉट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट एंड हॉट नाइट्रिक मतलब नाइट्रिक, सिंपली बोलो नाइट्रिक एसिड पर ये टूट गया। लेकिन इस बार क्या हुआ, तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ, सॉरी कोई कॉम्प्लेक्सेशन नहीं हुआ, इस बार रेडॉक्स हुआ। मैं करके दिखाता हूं। इन तीनों में हमने क्लियर लिख दिया सॉलिबिलिटी ड्यू टू कॉम्प्लेक्सेशन, और इसमें क्लियर लिख दिया सॉलिबिलिटी ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अगले पेज में मैं ये रिएक्शन करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए मैं करके दिखा रहा हूं। सॉलिबिलिटी ऑफ these halides and sulfide, ठीक है। सबसे पहला क्या है, मान लो कि आपने AgCl को लिया और AgCl में क्या डाला बेटा तुमने, व्हाइट प्रेसिपिटेट था। अच्छे से रिएक्शन देखो, क्या डाला, अमोनिया, और सॉल्युबल हो गया। रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो आपने एक्सेस जब अमोनिया डाला तो ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट हुआ। अब ये आपके मेटल के साथ ऐड होगा, तो आपका मेटल कौन है, सिल्वर प्लस। Ag प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है सामान्य तौर पर, कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स नहीं होता, फिर भी एक जनरल आइडिया के तहत Ag प्लस जब भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के साथ, दोस्त मेरे। तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ वो ऐसा हुआ। अच्छे से देखते जाए तो AgCl, अब ये इंसॉल्युबल आ गया आपका, सॉरी इंसॉल्युबल है। अब हमने अमोनिया डाला, एक्सेस मतलब ये डबल मोल लेने पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के तहत अब आ जाओ सिल्वर +1, सही है। और इधर क्या आ गया आपका NH3 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस आ गया ना इसके पास। और देख रहे हो, मतलब अब क्लोराइड को छोड़ दिया, क्लोराइड को छोड़ दिया। क्यों, इसके इंसॉल्युबिलिटी की वजह से जो उसका डेल्टा जी नेगेटिव बन रहा था, कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से डेल्टा जी और ज्यादा नेगेटिव आ गया, प्लस माइनस। या इसी को क्या लिख रहे हो, AgNH3 होल ट्वाइस Cl, ये कलरलेस सॉल्यूशन। बेटा अच्छे से देखना पड़ेगा, एकदम हल्के में नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये कलरलेस सॉल्यूशन एक तैयार हो गया। मतलब कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्सेशन डोमिनेट्स ओवर प्रेसिपिटेशन, नहीं हुआ रे, कॉम्प्लेक्सेशन जो है वो प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करवा दिया। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व्स द प्रेसिपिटेट। जी सर समझ में आया। अब आ जाओ दूसरा, सेकंड AgI। AgI आपका क्या है सर, येलो प्रेसिपिटेट है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही 2 है। इस बार हमने क्या किया सर, अमोनिया डाला एक्सेस, तो क्या कॉम्प्लेक्स बना, नहीं बन पाया। अब जरा सोचो क्यों ऐसा हो रहा है। जाहिर सी बात है, इस कॉम्प्लेक्स के कारण जो इसको डेल्टा जी नेगेटिव हो पाता, उससे ज्यादा डेल्टा जी, इसका मतलब ये मोर नेगेटिव डेल्टा जी के साथ है। समझ में आया, मोर नेगेटिव डेल्टा जी फॉर्मेशन के साथ है, और ये लेस नेगेटिव डेल्टा जी फॉर्मेशन के साथ है। यही वजह है कि ये कॉम्प्लेक्स, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं किया, और हमने एक्सेस अमोनिया डाला तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाया। क्लियर है, अच्छे से देखो। अब आप सोचिए, अभी जो हमने पीछे किया, इस कॉम्प्लेक्स को आप क्लोराइड दे रहे थे तो नहीं टूटा, लेकिन आयोडाइड दिए तो टूट गया। जरा ध्यान दो, क्योंकि ये मोर नेगेटिव डेल्टा जी फॉर्मेशन के साथ है। क्लियर हुआ। अभी आपने थोड़ी देर पहले जब आपने टॉपिक स्टार्ट किया था फॉर्मेशन डिसोसिएशन, तो आप कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे थे। तो आपने इस कॉम्प्लेक्स पर AgNH3, ये AgNH3 होल ट्वाइस प्लस है, इस पर आपने क्लोराइड दिया कि तुम AgCl बन जाओ। कैसे बनेगा, क्योंकि AgCl का फॉर्मेशन से ज्यादा फेवरेबल कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स जब बन गया तो क्लोराइड दोगे तो क्यों टूटेगा, जो ज्यादा फेवरेबल है उसमें ट्रांसफर किया।
क्लियर हुआ। लेकिन एजीआई का फॉर्मेशन ज्यादा फेवरेबल है कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में, इसीलिए जब हमने इसको आयोडाइड डाला था तो वो तुरंत टूट गया, तबाह हो गया कॉम्प्लेक्स, और सिल्वर बाहर निकल के आयोडाइड बना लिया। याद करो, अब रिलेट कर पाओगे आसानी से। आ जाओ, अब चलो वो तो समझ में आ गया। थर्ड नंबर पे मैं ले रहा हूं, अब आपने एजीआई में हाइपो डाला, Na2H2O3, इसी को बोलते हो हाइपो एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस हाइपो में एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कौन है? थायोसल्फेट। लिगैंड यही है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ये है। ठीक है, तो अब क्या होगी कहानी? फिर वही बात कि Ag प्लस को ये थायोसल्फेट अटैक करेगा और उसको बांध लेगा। Ag प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर सर 2, तो थायोसल्फेट कितने आएंगे सर? 2 आ गए, 2। आ जाओ बैलेंस करो। 8 प्लस, अच्छे से देखो, थायोसल्फेट पर -2 इंटू 2 1, तो कितना आ गया? -4 + 1 -3, तो इस पर 3 माइनस आया, 3 माइनस को न्यूट्रल कौन करेगा? 3 Na प्लस। ठीक है, Na लगाया आपने, तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? Na3AgS2O3 का होल ट्वाइस। अब ये क्या बन गया? कलरलेस सॉल्यूशन। क्या बन गया सर? अब ये तैयार हो गया कलरलेस सॉल्यूशन। क्या तैयार हो गया सर? कलरलेस सॉल्यूशन। तो सिल्वर आयोडाइड जैसी हाईली इंसॉल्युबल चीज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण डिसॉल्व कर गया। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्सेशन में इसको ज्यादा नेगेटिव डेल्टा जी फील होता होगा, इसलिए वो इंसॉल्युबल प्रोडक्ट वो कॉम्प्लेक्स में चला गया। तो आप इस पेज को देखें, ये जो चार्ट बना है, हमने क्या यहां पे दिखाया है कि AgCl, AgBr, AgI, Ag2S में जब हमने अमोनिया डाला तो सिर्फ AgCl सॉल्युबल है, हमने हाइपो डाला तो सब सॉल्युबल है, अभी भी Ag2S इनसॉल्युबल है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि अगर मैं पेज नंबर 5 में जाऊं, देख लो अच्छे से, अगर मैं क्या करूं तो आ जाइए आ जाइए आ जाइए, थर्ड एग्जांपल, फोर्थ में पहले उसको लिखता हूं। दिस रिएक्शन इज यूजफुल in the development of photographic film plate. In the development of photographic film plate. क्या सर आपने लिखा? बिल्कुल बेटा समझाऊंगा। देखो, ये जो रिएक्शन था कौन वाला? ये वाला रिएक्शन, इसके बारे में हमने बोला कि ये रिएक्शन यूजफुल है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट के डेवलपमेंट, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट डेवलपमेंट। कैसे सर? कैसे? क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जब आप फोटो क्लिक करते हैं, डिजिटल नहीं, अब तो डिजिटल आ गई चीजें, अब बहुत हद तक चेंज हो गई है। रोल वाले कैमरे में जो होता है, जिसमें रील लगाया जाता है, नेगेटिव वाला जो होता था, तो उसमें आप का जो रोल का डेवलप और एक्सरे प्लेट का भी डेवलपिंग, इस पर डेवलपमेंट होता है, डेवलपिंग, उसको डेवलप किया जाता है, मतलब उसका क्लीनिंग, सफाई। जब आप कोई फिल्म है ये, और आप फोटो लेते हैं, ये फिल्म है मान लो, फोटो लेते हैं, तो जितनी दूर आपका इमेज आता है ना, इस पर बेटा एक लेयर आ जाता है AgI का। AgBr भी होता है, बट AgI बोलना चाहिए। क्या बोला हमने? जब आप फोटो क्लिक करते या एक्सरे, आप किसी का इमेज लेते हैं, तो जो इमेज है यहां पर एक लेयर आता है, किस चीज का? AgI का एक लेयर आता है।
उसको देखोगे कि डार्क रूम में एक अंधेरे कमरे में रोल को खोला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एजीआई को अगर आपने लाइट में डाला तो वो एजीआई टूट जाएगा सिल्वर प्लस आयोडाइड में, और आपके नेगेटिव पे, आपके रोल पे एक सिल्वर का लेयर आ जाएगा जो हमेशा के लिए रोल को बर्बाद कर देगा। आप प्रिंट निकालेंगे तो वो धब्बा धब्बा आएगा। अगर आपके घर में पहले से कोई ये रखा हो, एल्बम रखा हो और उसमें नेगेटिव्स डाले हुए हो, तो आप नेगेटिव्स को देखिएगा, किसी किसी नेगेटिव पर स्पॉट है, वो डेवलप अच्छे से नहीं हुआ, तो सिल्वर आयोडाइड को जो है वो सन का एक्सपोजर लगा, लाइट का एक्सपोजर लगा, तो वो ब्रेक कर गया Ag+I2 में, और Ag का लेयर, सिल्वरी लेयर उस पर बैठ गया। इसीलिए इसको डार्क रूम में खोला जाता है। तो एनीवेज प्रोसेस क्या हमने बोला? हमने बोला कि आप जब फोटो कैप्चर करते हैं तो जितनी दूर आप कैप्चर करते हैं उतनी दूर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका? AGI का। अब इसी लेयर को जब हटा दोगे वहां से, तब प्रिंट में वो जा पाएगा। तो पहला काम है इस लेयर का डिकम्पोजिशन, लेयर का रिमूवल। तो भैया ऐसा है कि रोल को पानी में डालो और लेयर हट जाता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन दिक्कत क्या है? सिल्वर आयोडाइड हाईली इंसॉल्युबल, और जब तक लेयर हटेगा नहीं उसका प्रिंट निकलेगा नहीं। तो क्या किया जाता है? रील की धुलाई के नाम पे आपसे 20, 25, 30 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। रोल डेवलपमेंट, प्लेट डेवलपमेंट के नाम पे आपसे थोड़े चार्ज लिए जाते हैं, 10, 15, 20 रुपया, तब उसका प्रिंट निकलता है। तो हमने वही लिखा है, ये जो रिएक्शन है वो यूजफुल है किस चीज में? इन द डेवलपमेंट ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट के डेवलपमेंट में आज मैं दिखाता हूं कैसे। ये आपका AGI था, ये बना कहां पे? ये आ गया इमेज पर ऐसे, यही है AGI का फॉर्मेशन। अब इसी को हटाना है, तो क्या करते हैं स्टूडियो वाले लोग? रील सफाई, रील धुलाई के नाम पे आपसे जो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, या प्लेट, एक्सरे प्लेट को जो क्लीन किया गया, तो उसमें वो क्या करता है बेटा? तो इसको एक्सेस हाइपो सॉल्यूशन में डालता है, इस सॉल्यूशन में डालता है। तो ऐसा करने से आपका इसका थायोसल्फेट आपके सिल्वर आयन के साथ जुट के कॉम्प्लेक्स बनाता है, और यहां एक फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा इस तरह से, Na3Ag(H2O3 होल ट्वाइस। ये सॉल्युबल होके लेयर हट गया। क्लियर है? सॉल्यूशन में चला गया, अब रील पर से साफ हो गया। ये जेई IIT वालों ने इसको पूछा तो बेटा एग्जैक्ट 5 मार्क्स का, पता है? जब आखिरी टर्म जो जेई, उस समय IIT जेई होती थी, और जिसमें मतलब पहली बार, आखिरी नहीं सॉरी, पहली बार IIT जेई जब होती थी, तो पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ही दिन में 2 पेपर लिया जाना स्टार्ट किया। नहीं 5 है ना, 5 में आखिरी बार जिस समय में जेई का पीटी और मेंस होता था। पहले IIT में क्या होता था ना, तो 2 पेपर होता था, एक प्री और एक मेंस। मतलब इसको पीटी बोलो, स्क्रीनिंग बोला जाता था, इसको स्क्रीनिंग, और इसको मेंस बोल लो। तो मेंस होता था 60 का पेपर, ठीक है, और स्क्रीनिंग में अलग अलग साल वैरी किया। तो लास्ट जो था वो 27x3 27x3 84 क्वेश्चन थे। तो ये हुआ आपका दिसंबर के मंथ्स में, और ये होता था अप्रैल में जाके। मतलब आपको, मतलब आज मेन और एडवांस का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो एक समय में समझो तो IIT के लिए पहले वो चीजें थी कि पहले एक राउंड में बहुत सारे कुछ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लो, अब सिर्फ उसी का मेंस लो। हर कोई IIT नहीं दे सकता था, इसको सब दो, लेकिन इसमें सिर्फ और 60 मार्क्स का ही होता था। और पता ये 60 में भी कट ऑफ जाता था 6 मार्क्स 8 मार्क्स पर सब्जेक्ट। हाँ जी, 6, 8, 10 ऐसे कट ऑफ, 10 तो बहुत ज्यादा हो गए। यूजुअली 6, 7, 8 नंबर, 4 नंबर ऐसे कट ऑफ जाते थे एक एक सब्जेक्ट के, और ये दिसंबर में होता था, ये अप्रैल में। तो ये 2005 तक ये कल्चर चला था। उस समय तक IIT सेकंड डिवीजन वाला बच्चा भी दे सकता था, सेकंड डिवीजन वाला भी बच्चा दे सकता था। फिर उसके बाद IIT वालों ने क्या किया, इसको रेक्टिफाई किया और उसको इस तरह से इस फॉर्मेट पर किया, क्या कि एक ही दिन में 2 पेपर, एडवांस्ड के नाम पर वो एक ही दिन में 2 पेपर ऐसे करके वो लिया, पेपर 1 पेपर 2 करके, ठीक है, जो अभी ट्रेंडिंग है। तो आ जाइए, उसी साल वो आखिरी बार जो हुआ था 2005 में, उस साल ये मेंस में इसको, मतलब 60 मार्क्स वाले में उसको इसने पूछा कि आप किसी फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट के डेवलपमेंट का जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को लिखें।
फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट के डेवलपमेंट का रिएक्शन लिखें, बैलेंस्ड एक रिएक्शन लिखें, और उसी चीज का एक्सप्लेनेशन था, एक्सप्लेन करना था, और कुछ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी शायद था जो ध्यान में नहीं आ रहा। तो हमने लिखा कि ये रिएक्शन यूजफुल है डेवलपमेंट ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में, और सॉलिबिलिटी से उसको रिलेट भी करती है। आपका डी ब्लॉक का ये एक शानदार कंटेंट है। आ जाइए अच्छे से पीछे के रिएक्शंस को और देखा जाए। सॉलिबिलिटी ऑफ दीज हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स में हमने एक नंबर में लिया AgCl, क्योंकि हमने क्या देखा कि AgCl अमोनिया में सॉल्युबल था, AgI नहीं। तो हमने आपको क्या दिखाया कि AgI पर जब अमोनिया डालो तो डिसॉल्व नहीं हुआ, वो प्रेसिपिटेट ही रह गया। मतलब कॉम्प्लेक्सेशन पर भारी है प्रेसिपिटेशन, मतलब कॉम्प्लेक्सेशन भारी है प्रेसिपिटेशन पर। थायोसल्फेट डाला हमने, आपका वो डिसॉल्व कर दिया, मतलब कॉम्प्लेक्सेशन भारी हो गया प्रेसिपिटेशन पे। हमने ये भी लिख दिया कि रिएक्शन किस चीज में यूजफुल है। अब इसका नंबर है 3, अब उसके आता हूं मैं नंबर 4 पर। आ जाओ। अगर हमने Ag2S लिया, कैसा प्रेसिपिटेट सर? ब्लैक। इसमें क्या डाला? NaCN एक्सेस साइनाइड, बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। आ जाओ। तो हमारा क्या कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए फॉर्मूला अगर डिसॉल्व करता? तो Ag+1 का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो होता CN का होल ट्वाइस। सही है, देखिएगा अच्छे से। और 1 प्लस और साइनाइड की वजह से 2 माइनस बना दो बेटा। तो 1 प्लस और 2 माइनस हुआ 1 माइनस, तो 1 माइनस को न्यूट्रल करेगा कौन? 1 प्लस। Na+ हमने ले लिया। अब चूंकि हमने बोला पार्शियली सॉल्युबल, बोले थे कि नहीं अभी थोड़ी देर पहले, पार्शियली सॉल्युबल इन NaCl, इसका मतलब हुआ ये कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन ले रहा है। कुछ समझ में आया? ये अगर बनता तो सॉल्युबल हो जाता, लेकिन ये रिएक्शन, ये पार्शियली सॉल्युबल बोला, मतलब ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ये मेटलर्जी में रिएक्शन यूज होते हैं। सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में साइनाइड मेथड उसको आप लोग बोलते हो, उसमें वो रिएक्शन यूज होता। तो ये पार्शियली सॉल्युबल हमने लिखा, इसलिए इक्विलिब्रियम पर आया। अब अगर हमने लिखा क्या? Ag2S इन डाइल्यूट एंड हॉट नाइट्रिक एसिड, जो हमने लिखा था कि जहां पे जाके सॉल्युबल है, तो जरा देखो अच्छे से कैसे हो जाएगा। Ag2S हमने दिया HNO3, और क्या बोला इसमें? डाइल्यूट ले लिया था और गर्म किया गया। ठीक है, चलो अच्छे से। अब क्या है, हमने बोला वो सॉल्युबल है, लेकिन वहां पे क्या लिखा था अगर आपको याद हो? क्या लिखा था हमने? सॉल्युबल है, लेकिन क्या लिखा था याद करो ठीक से। सॉल्युबिलिटी इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, कॉम्प्लेक्सेशन नहीं, ऑक्सीडेशन। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे? देखिए, एक्चुअली यहां पे जो सल्फाइड है, इस सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्यों ऑक्सीडेशन होगा? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसने ऑक्सीडाइज किया सल्फाइड पार्ट को और सल्फर में आ गया, वो एलिमेंटल सल्फर, सल्फर को बाहर किया, सल्फर बन गया। प्लस सिल्वर आयन फ्री हुआ, अब सिल्वर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर गया। और आपने तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है AgNO3 सॉल्युबल है। अब प्लस नाइट्रिक एसिड का रिडक्शन होगा तो NO गैस बनेगा, हाइड्रोजन से वाटर। मतलब आप ये कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2S इन नाइट्रिक एसिड is due to formation of AgNO3। AgNO3 के फॉर्मेशन के कारण वो सॉल्युबल हो गया। तो ये एक कॉम्प्लेक्सेशन का एरिया नहीं था, ये एक ऑक्सीडेशन का केस था, क्योंकि हमारे सल्फाइड जिसके वजह से वो इनसॉल्युबल था, उस सल्फाइड को ही ऑक्सीडाइज किया, सल्फाइड को ही सल्फर में कन्वर्ट कर दिया, सल्फाइड ही वहां से छीन लिया गया। क्लियर हुआ?
तो इसने ऑक्सीडाइज किया तो इसका रिडक्शन होगा, नाइट्रिक एसिड का रिडक्शन हुआ डाइल्यूट वाले का, तो NO गैस बना, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं उसको आप, तो NO गैस वो बन गया। और सिल्वर जो फ्री हुआ, सिल्वर का नाइट्रेट बन गया, उसी के कारण ये सॉल्युबल हुआ। बाकी सारी सॉल्युबिलिटी कॉम्प्लेक्सेशन की वजह थी, सिर्फ ये एक सॉल्युबिलिटी Ag2S की थी जो किसकी वजह से थी, ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑक्सीडेशन बोल लो या रिडॉक्स बोल लो। तो अब जो हमारा एरिया था वहां से हम लोग डी ब्लॉक की तरफ थोड़ी देर के लिए शिफ्ट की। एरिया क्या था, एरिया था कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन। एरिया था कॉम्प्लेक्स को बनाना और डिसोसिएट करना, और हमने उसमें पहले यह समझा कि कॉम्प्लेक्सेशन को अगर कोई रिएक्शन सामान्य तौर पे दबा सकता है, किसी कॉम्प्लेक्स को तोड़ना है, तो वो काम कर सकता है प्रेसिपिटेशन। इसीलिए अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को समझने के लिए Ag के हैलाइड्स और सल्फाइड को समझना स्टार्ट किए, क्योंकि उनके प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल थे और उनको हमने कॉम्प्लेक्सेशन के थ्रू सॉल्युबल भी किया, और यह भी देखा कि कौन कॉम्प्लेक्सेशन उसको सॉल्युबल नहीं कर पा रहा है, यह भी हमने सीखा। तो बहुत सारी बातें इस पर हुई। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, पीछे के पेज के भी स्क्रीनशॉट्स ले ले, और फिर मैं आगे बढ़ाता हूं, प्लीज। उम्मीद है दोस्तों अब आपको यह समझ में आया होगा कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन, मतलब कॉम्प्लेक्सेशन टर्म और प्रेसिपिटेशन को क्यों हमने साथ में लिया, क्यों इन दोनों पर चर्चा हो रही इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। क्योंकि किसी कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट किया जा सकता है, उसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकाल सकते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन काफी लार्ज नेगेटिव डेल्टा जी वाला प्रोसेस है। लेकिन मेजर इसके लिए सामान्य तौर पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बहुत थर्मोडायनेमिकली फिजिबल रिएक्शंस में से है। तो सिल्वर के हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी और उसकी सॉल्युबिलिटी पर हम लोगों ने पढ़ा कि वाटर में पहले वो इनसॉल्युबल है, हमने अमोनिया डाला, AgCl सॉल्युबल है, AgBr पार्शियली, AgI इनसॉल्युबल, NaCN डाला सब सॉल्युबल, हाइपो डाला Na2S2O3 सब के सब सॉल्युबल। क्लियर किया। और पर्टिकुलरली हमने सल्फाइड के बारे में चर्चा करी थोड़ी सी। अब हम लोग डिसोसिएशन पर बातें करते हैं। आ जाइए, रिएजेंट्स, सिलेक्शन ऑफ रिएजेंट्स। बहुत क्लियर सी बात है फॉर डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, बहुत क्लियर सी बातें हैं कि आप पहले से नहीं जान पाएंगे, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप जानेंगे कि किस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए किस सुटेबल रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाए। ये अचानक से आप नहीं जान पाए, और जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएगा चीजें आपके हाथ में आने लगेगी। चलो, सबसे पहला 1 नंबर में क्या ले रहा हूं मैं, ले रहा हूं वही कॉम्प्लेक्स। एक बार फिर से रिवीजन ही समझ लो इसको। ये कॉम्प्लेक्स जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट 10 टू द पावर 5 से ज्यादा था। अब आप इस कॉम्प्लेक्स में 2-3 बातें करो, ध्यान से देखते जाओ। एक्सेस KCl डाल दो। अब बताओ, क्या ये कॉम्प्लेक्स टूट के AgCl आ पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब आप समझ रहे हो, मतलब यहां कॉम्प्लेक्सेशन भारी है कि प्रेसिपिटेशन? तो सर कॉम्प्लेक्सेशन बड़ा है प्रेसिपिटेशन से, तभी तो ऐसा हुआ था कि ये प्रेसिपिटेट को अमोनिया मिले तो वो बना लेगा, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स को क्लोराइड मिले तो प्रेसिपिटेट नहीं बना पाएगा। अगर हमने डाइल्यूट KBr सॉल्यूशन लिया, डाइल्यूट
KBr सॉल्यूशन, मतलब ब्रोमाइड के कंसेंट्रेशन लो है, अभी ज्यादा नहीं है, ब्रोमाइड कम अमाउंट में हमने डाला तो वो नहीं तोड़ पाएगा, नो AgBr। लेकिन अगर वही चीज बेटा हमने एक्सेस लिया, एक्सेस KBr सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन हाई किया हमने ब्रोमाइड का, अब क्या होगा सर, अब जाके टूटेगा, AgBr आएगा, याद करो वहां से, क्लियर है। अगर वहीं पर आयोडाइड लिया, आयोडाइड के लिए अगर KI सॉल्यूशन लिया गया, अब KI सॉल्यूशन मैं डाइल्यूट लूं या कॉन्क लूं, किसी भी तरीके का लूं, ये हर हाल में टूटेगा और टूट के क्या हो जाएगा आपका AgI का सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉरी प्रेसिपिटेट। मतलब यहां पर क्या हुआ आपका सर, कॉम्प्लेक्सेशन पर डोमिनेट किया प्रेसिपिटेशन। तो ये वाला तो रिवीजन के तौर पे था आपका, ये तो ऑलरेडी हमने पीछे एक्सप्लेन किया। अब आप समझ रहे हो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये हाईली इंसॉल्युबल है, हाईली इंसॉल्युबल है, इस वजह से ऐसा हुआ। चल, तो ये पेज तो रिवीजन के तौर पर था। मैं सेकंड नंबर एग्जांपल ले रहा हूं, अच्छे से देखें पेज नंबर 7 में। कुछ और काम करता हूं, ध्यान से देखो, कुछ और काम करता हूं, क्या किया जाए। कॉपर प्लस का एक कॉम्प्लेक्स दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखो, कॉपर प्लस एंड इट्स कॉम्प्लेक्स, साइनाइड कॉम्प्लेक्स। अच्छे से सीखिएगा बेटा, अच्छे से बहुत मजा आने वाला है। वैसे तो आपको डी ब्लॉक में हमने पढ़ाया है कि कॉपर प्लस आयन इज अनस्टेबल, याद करो, एंड डिस्प्रोपोर्शनेट्स फास्टली, एंड डिस्प्रोपोर्शनेट्स फास्टली, ये सब भी रिवीजन ही है। फास्टली इन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी रिवीजन ही है बेटा। और याद करो कैसे हुआ था, कॉपर प्लस एक्वस वाटर में आपने डाला था, याद आ गया होगा तुरंत सर, कॉपर का 2+ बन गया था जो स्टेबल था, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू सर कॉपर प्रेसिपिटेट, कॉपर सॉलिड आ गया था दोनों, ठीक है सर, याद आ गया। लेकिन अभी जो मेरा एरिया है वो कुछ और है, अभी मेरा ये मकसद ही नहीं है। नाउ आ जाओ, आप जानते हो कि अगर कॉपर प्लस को सल्फाइड दे दो, क्या दे दो, सल्फाइड, अगर आप सल्फाइड दे दो तो जानते हो बेटा Cu2S बनेगा, वो इसको मौका भी नहीं मिलेगा कि वो इसमें कन्वर्ट करे। सोचो प्रेसिपिटेशन कितना फेवरेबल है, इसको मौका ही नहीं मिलेगा, मतलब इस रिएक्शन से ज्यादा बड़ा भारी रिएक्शन ये होगा। अगर आप इस कॉपर प्लस के सॉल्यूशन में सल्फाइड गिराएं ढेर सारा, तो कॉपर प्लस को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो कॉपर 2+ में कन्वर्ट करे, वो सारा का सारा कॉपर प्लस किस में चला जाएगा, Cu2S ब्लैक प्रेसिपिटेट में। अंजी दोस्त, लोगों को केमिस्ट्री में कंफ्यूजन होती है यही सब चीजों की वजह से, सही कॉन्सेप्ट नहीं होता है उनके पास। लोग सोचता है कि कॉपर प्लस अनस्टेबल है तो वो Cu2+ में चला क्यों नहीं जाएगा, मतलब Cu2S Cus में चला, अरे ऐसा नहीं होता है। प्रेसिपिटेट एक बार बना तो वो इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं करता, ठीक है। तो कॉपर प्लस अगर फ्री था तो कॉपर 2+ में चला जाएगा, लेकिन कॉपर प्लस को हमने तुरंत सॉल्यूशन में सल्फाइड दे दिया, सल्फाइड का कोई सोर्स H2S दे दिया या Na2S डाल दिया, जहां से सल्फाइड मिले तो तुरंत वो Cu2S प्रेसिपिटेट ब्लैक बना लिया, ठीक है। ये इनसॉल्युबल है, काफी अच्छा खासा इनसॉल्युबल कंपाउंड है, हाई पोलराइजेशन की वजह से ये भी होता है, आपने जाना है। अब आ जाओ, नाउ अब मैं क्या करता हूं बेटा, अब मैं क्या करता हूं, इसका एक साइनाइड कॉम्प्लेक्स लेता हूं, इसका मैं एक स्टेबल साइनाइड कॉम्प्लेक्स लेता हूं, चलो लेके मैं दिखाता हूं। कॉपर प्लस का तो जानोगे कि सर आपने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखने के लिए बोला पहले एक टर्म की कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, ठीक है। तो कॉपर प्लस का भी सर कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर होता होगा, बिल्कुल, कॉपर प्लस का जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब इसका साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनाना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cu पर +1 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो Cn⁴, किसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है ये आगे सीखेंगे, +1 साइनाइड पर 1 - 4 -
तो टोटल हो गया 3 माइनस, तो न्यूट्रल हो गया 3 प्लस। तो फॉर्मूला क्या बन गया? Na3CuCN होल 4 बन गया साइनाइड Na3CuCN होल 4। ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, साइनाइड कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता भी है। अब मैं इस पर क्या डालूं? सल्फाइड। सल्फाइड कैसे डालूं? H2S डाल देता हूं या Na2S डाल देता हूं। क्या डाल देता हूं? Na2S डाल देता हूं। ऐसा करने से क्या अब Cu2S मिलेगा? क्या अब Cu2S मिलेगा? ऐसा करने से मिलेगा। अगर मिल गया तो समझा जाएगा कि यह कॉम्प्लेक्स सल्फाइड इसको तोड़ दे रहा है, मतलब यह सल्फाइड के रिस्पेक्ट में अनस्टेबल है, लेकिन नहीं मिलेगा। दैट इज नो Cu2S। आराम से, एकदम हड़बड़ाए नहीं, अचानक मजा आएगा आपको। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि Cu, और लिखा है मैंने CuCN होल 4 ट्रिपल माइनस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल टुवर्ड्स H2S और सल्फाइड। सर क्या ऐसे याद करना पड़ेगा चीजों को? देख बेटा, ये नहीं है कि याद करना पड़ेगा, लेकिन ये तो जेईई मेन का भी क्वेश्चन है, जो अभी आपने देखा, ये तो जेईई मेन का भी क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि याद करना होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको अपना एक्सपीरियंस कलेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका डी ब्लॉक का, जो हमने क्या बोला, डी ब्लॉक जो आपने पीछे पढ़ा, वो डी ब्लॉक का मेजर पार्ट आपने कवर किया, 100% पार्ट कवर नहीं किया, तो मेजर पार्ट आपने वहां कवर किया। अगर 1/3 से ज्यादा मान लो, ठीक है, पार्ट आपने कवर किया ऑलमोस्ट, तो 40% मान लो, तो ये 40% डी ब्लॉक का जो पार्ट बचा रहता है ना, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आके क्लियर होता है। ये सारे डी ब्लॉक का एरिया है। तो आपका 80% कोऑर्डिनेशन के समाप्त होने तक इस तरह से डी ब्लॉक कंप्लीट होता है, और जो बाकी 20% बचते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग और मेटलर्जी सब मिला के होता है। क्लियर? तो आ जाओ, आपने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स, इत्मीनान रखें। अब इस कॉम्प्लेक्स को लेने का वजह ये था, मैं इसी तरह से कैडमियम 2+ का भी दिखाऊंगा। अब फिर इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। मैं पेज नंबर 8 पर आ रहा हूं, अच्छे से देख बेटा मैं क्या ले रहा हूं। मैं पेज नंबर 8 पर आ रहा हूं। क्या है? थर्ड नंबर एग्जांपल में CD2+ एंड इट्स साइनाइड कॉम्प्लेक्स। और फिर कंपेयर करूंगा, तब मामला समझ में आएगा कि सर ने क्यों इस तरीके का एग्जांपल लिया। आ जाओ, कैडमियम 2+ अगर लिया जाए, क्या लिया जाए बेटा? सर कैडमियम 2+। अब अगर इसको, ये एक स्टेबल आयन होता है, ये खुद स्टेबल आयन होता है, कॉपर प्लस की तरह अनस्टेबल नहीं होता, ये स्टेबल है। अगर इसको सल्फाइड दो या H2S दे दो, ठीक है, तो ये भी CDS बनाएगा, और जानते हो ये हाईली इंसॉल्युबल है। CDS भी इंसॉल्युबल है, लेमन येलो प्रेसिपिटेट, कलर पूछा हुआ है 80 का भी, लेमन येलो प्रेसिपिटेट। पोलराइजेशन D10 जहां जहां है पोलराइजेशन के कारण, वो भी इंसॉल्युबल है, इंसॉल्युबल है हाईली। चलो वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा, मेरा काम है इसका साइनाइड कॉम्प्लेक्स, इसका साइनाइड कॉम्प्लेक्स लिख लो। सर साइनाइड लिखने के लिए फिर कैडमियम 2+ का जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है कैडमियम 2+ का जनरल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या निकलेगा? CD, पहले फॉर्मूला लिखना सीखो, CN का होल 4, अच्छे से देखना बेटा, 2+ 4 - 2 आया, न्यूट्रलाइज होगा 2Na+, या फॉर्मूला क्या लिखोगे? Na2CdCN होल 4। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, Na2CdCN होल 4 पर मैं क्या डालने जा रहा हूं? सल्फाइड। सल्फाइड का सॉल्यूशन, सल्फाइड के सॉल्यूशन का मतलब है सल्फाइड का कोई सोर्स H2S। ये देखने के लिए क्या ये तोड़ रहा है, क्या CDS बनेगा? जानते हो बेटा, CDS बनेगा। इस बार ये लेमन येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब इस बार कॉम्प्लेक्स टूटेगा, इस बार कॉम्प्लेक्स टूटेगा, इस बार कॉम्प्लेक्स टूटेगा।
जबकि पिछली बार आपने क्या देखा कि जब आपने कॉपर प्लस वाला लिया था तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं टूटा था। अच्छे से देख लो, आपने कॉपर प्लस को भी सल्फाइड दिया तो Cu2S बनाएगा, और जब आपने उसी कॉपर प्लस का ये कॉम्प्लेक्स बना करके साइनाइड वाला, और आपने जब उसको सल्फाइड दिया तो वो नहीं तोड़ पाया। अब क्या कंपेयर करेंगे तो मजा आएगा। क्या कंपेयर, क्या इसका ये मतलब है कि जो पहला कॉम्प्लेक्स था Na3CuCN होल 4, इसको जिसको कि सल्फाइड तोड़ नहीं पाया, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है K2CdCN होल 4, मतलब CdCN होल 4 डबल माइनस कॉम्प्लेक्स, जिसको कि सल्फाइड तोड़ दिया, सल्फाइड इसको तोड़ दे रहा है, क्या इसका यह मतलब है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल और वो वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है? क्या इसका, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन? मीन दैट कि आपका CuCN होल 4 ट्रिपल माइनस को सल्फाइड नहीं तोड़ सका, नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, लेकिन आपके CdCN होल 4 डबल माइनस कॉम्प्लेक्स को सल्फाइड तोड़ दिया, CdS। व्हाट डज इट मीन? ऐसा हुआ तो इसका क्या मतलब है? क्या कहीं इसका यह मतलब तो नहीं कि स्टेबिलिटी इस कॉम्प्लेक्स की, किसकी, CuCN होल 4 ट्रिपल माइनस की, जो सल्फाइड से नहीं टूट पाया, इसकी ज्यादा है CdCN होल 4 डबल माइनस से? क्या इसका यह मतलब है? जानते हो, अधिकतर लोग यही पढ़ाते हैं, ये बिल्कुल मतलब नहीं। सर मैं कैसे जानूंगा? आप जान जाओगे। आप देखो, कॉपर प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर सर +1, और कैडमियम 2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर +2। आपको याद है सामान्य तौर पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ाया था आपको, पार्ट 1 पिछला लेक्चर देखो तो क्या स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर था। याद करो। तो आप ही सोचो कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी किसकी है? इसकी है, फिर भी वही टूटा सल्फाइड से, क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि CdS भयंकर इनसॉल्युबल है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ Cu2S। तो इसका सही मतलब क्या है, मैं ये लिख रहा हूं, इसका सही मतलब है CdS is highly insoluble irrespective of, कितना मजेदार था, irrespective of Cu2S। CdS हाईली इंसॉल्युबल है Cu2S के रिस्पेक्ट में, यही, और क्यों? डिफरेंस इन पोलराइजेशन। हालांकि उसके रीजन पर अभी नहीं जाना है, दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन पोलराइजेशन, उसके रीजन पर लेकिन नहीं जाना, डिफरेंस इन पोलराइजेशन। लेकिन आप जरा ये देखें, ये टूटा क्यों और वो क्यों नहीं टूटा? क्योंकि इसका मतलब है CdS हाईली इंसॉल्युबल है, तो इसका डेल्टा जी इसके कॉम्प्लेक्सेशन पर डोमिनेट कर गया, लेकिन कॉपर 2 प्लस का डेल्टा जी, प्रेसिपिटेशन का डेल्टा जी उसके कॉम्प्लेक्सेशन पर डोमिनेट नहीं कर पाया। तो ये बातें समझिए आप कि कॉम्प्लेक्स का एक रिएजेंट से टूटना और दूसरे उसी रिएजेंट से दूसरे का नहीं टूटने का ये मतलब नहीं है कि वो स्टेबल, ये नहीं स्टेबल या कम स्टेबल, बिल्कुल ये मतलब नहीं है। ये इस पर डिपेंड कर रहा है सामने में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्योंकि भैया जो प्रेसिपिटेट होंगे तो प्रेसिपिटेट की वजह से जो रिएक्शन का थर्मोडायनामिक फिजिबिलिटी बनेगा, ये जिसके केस में ज्यादा बनेगा वो टूटेगा, वो प्रेसिपिटेट बनेगा, और जिसके केस में फिजिबिलिटी कम बनेगी वो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल हमने आपको दिखाया कि कॉपर प्लस 2 प्लस लेकिन नहीं है, कॉपर प्लस है, कॉपर प्लस को सल्फाइड मिला तो Cu2S, लेकिन कॉपर प्लस के साइनाइड कॉम्प्लेक्स को सल्फाइड मिला तो नो Cu2S। कैडमियम 2 प्लस को सल्फाइड मिला, कैडमियम 2 प्लस को सल्फाइड मिला तो CdS, और कैडमियम 2 प्लस के साइनाइड कॉम्प्लेक्स को सल्फाइड मिला तो CdS, क्योंकि ये हाईली इंसॉल्युबल है इसलिए डिसोसिएट किया कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से जब आप पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे आपका ये आइडिया बढ़ेगा। आप अगर ये सोचेंगे बेटा कि एक बार में मेरे को कहां से आ जाएगा कि ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, नहीं होगा। आज आपने सीखा, और आपको ये मैं बता दूं, ये जब जेईई मेन वाले ने पूछा उससे मैं बहुत पहले से इस चीज को पढ़ा रहा हूं, और ऐसे ही पढ़ा रहा हूं। आपके डी ब्लॉक का कंटेंट है,
और मैं इसको कोऑर्डिनेशन से कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूं। तो कॉम्पिटिटिव इनऑर्गेनिक में ये बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करें। डजंट मैटर कि वो एग्जांपल 11th में है कि 12th में, और टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो 11th का है कि 12th का, ये कॉम्पिटिटिव इनऑर्गेनिक का मतलब है। आप समझ रहे हैं ना चीजों को। सॉल्युबिलिटी कहीं और का टॉपिक है, पोलराइजेशन कहीं और का टॉपिक है, डी ब्लॉक की सॉल्युबिलिटी कहीं और का टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहीं और का टॉपिक है। लेकिन जेई आप कंपटीशन दे रहे हैं, नीट आप कंपटीशन दे रहे हैं, एडवांस्ड में ये चीजें और डेप्थ में उतर जाएंगी। अगर आप एडवांस्ड के लिए जा रहे हैं तो और चीजें डेप्थ में उतरती जाएंगी, वहां आपको 7-8 एग्जाम्पल करना होगा। तो बहुत इनऑर्गेनिक को एक लिंक के थ्रू पढ़ना होता है, कनेक्टिविटी बना के पढ़ना होता है। वो ऑनलाइन में जो आजकल चल रहा है ना, बेबी ये बेबी वो, नहीं चलता है, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की अपनी वास्टनेस है, इसे मजाक मजाक में नहीं चलता है। लोग इनऑर्गेनिक संडे संडे पढ़ लेते हैं, लोग इनऑर्गेनिक पढ़ते नहीं है। यहाँ एक टॉपिक छूटने से, किसी सब्जेक्ट का एक चैप्टर का एक टॉपिक छूटने से आपका आधे नंबर से हमने क्या सिखाया, हाफ मार्क से सीबीएसई 2008 मेडिकल में जो मेंस हुआ था उस ईयर 98% स्टूडेंट्स को आधे नंबर से, पहली बार मेंस हुआ था और एक ही बार मेंस हुआ आज तक नीट में, मेडिकल जिसको बोलते हो, उस समय सीबीएसई मेडिकल था। आधे नंबर से 98 कैंडिडेट्स का एमबीबीएस मिस हुआ, 98 लोगों का मिस हुआ सिर्फ आधे नंबर से। और आप यहाँ पूरे सब्जेक्ट को, टॉपिक चैप्टर नहीं, सब्जेक्ट लोग छोड़ देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यार ऐसे लोगों को 21 तोपों की सलामी, हर बार तोपुआ का मुंह उनके मुंह के सामने, 21 तोपों की सलामी है ऐसे लोगों को। कैसे हिम्मत करते हैं और डेयर दे कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही स्किप कर जाते हैं। इतना खूबसूरत, लेकिन सब्जेक्ट सीखने में इनऑर्गेनिक टाइम लगेगा, आपको टाइम देना होगा। अगर आप इसको लर्न करने में टाइम देते हैं तो क्वेश्चंस आएंगे, देखिएगा, मुस्कुराइएगा, टिक मारिएगा। ऑर्गेनिक कितनी अच्छी चीज है, आम के आम गुठली के दाम, समय आपको पूरा का पूरा बचा के देगा बेटा। और कॉन्फिडेंस भी आएगा जब आपका क्वेश्चन एक तरफ से आपको लगे कि हमसे सवाल हो रहा है, हमने पढ़ा मेहनत करके और वो चीज एकदम तरातर आ रही है और 5 सेकंड में करके निकल रहा हूं। ठीक है, जैसे 4 रिएक्शंस दिए हुए थे, वो 19-18 का जो भी क्वेश्चन है, शायद 17 वाला ये क्वेश्चन है जो ये वाला मसला है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इनमें से कौन सा रिएक्शन होगा नहीं होगा। एक ये वाला था, दिस प्लस H2S Cu2S, एक दिस प्लस H2S CDS, 2 ऑप्शन तो यही था, बाकी 2 दूसरा ऑप्शन था, एक LiCl प्लस Mg था, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो आपको अब समझ में आया होगा। चलिए मैं 4th एप्लीकेशन नंबर लेता हूं, आ जाइए। एप्लीकेशन नंबर 4th, नया नया कलेक्शन में बढ़ाते हैं चीजों को, ठीक से देखिएगा, अच्छे से आइए। हाँ जी, आइए देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर क्या लेना है, 3rd। ठीक से देखिए, एक मैं अब लेता हूं आयरन 3+ एंड इट्स कॉम्प्लेक्स। अच्छे से देखिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आईआईटी वालों का पूछा हुआ है, जेईई मेन और नीट वालों ने नहीं पूछा, बट आईआईटी वालों का पूछा है। तो जेईई मेन और नीट वालों के लिए थोड़ा सा एक हो जाता है कि एरिया है कि कभी पूछ सकता है। आईआईटी वालों ने पूछा, आ जाओ। क्या मान लो आयरन 3+ का कोई एक, मैं इसको दे रहा हूं, ये अभी आयन है एक्वस, इसको मैं दे रहा हूं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड फ्री, मतलब हाइड्रोक्साइड का कोई सॉल्युबल कंपाउंड देना पड़ेगा। क्लियर है? क्या दे दूं, NaOH बेस, NaOH बेस है, सॉल्युबल है, तो Na+OH- में टूटेगा। तो जब आपने इसको दिया तो ये बना लिया FeOH का होल थ्राइस। किस कलर का प्रेसिपिटेट होता,
ब्राउन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं अब उसी Fe3+ का एक कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं। ठीक से देखो, इसी का फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe3+। ठीक है, उसी Fe3+ का मैं फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं। तो सर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और उसमें फिर मैं NaOH डालूंगा, सेम रिएजेंट को, ये वाले रिएजेंट को फिर मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, जैसे उधर किया हमने बेटा, देख ले अच्छे से। तो हमने क्या बोला, इसका अब क्या करना चाहिए, Fe3+ का फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स। तो सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जनरली 6। सर कैसे याद होगा, ये याद हो जाएगा, मैं करवा दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। अभी हमने लिख दिया जनरली 6। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्या होगा, फॉर्मूला FeF6 हुआ 3+ 6 माइनस, तो क्या आया 3 माइनस, तो क्या लग जाएगा 3Na+। क्लियर है, तो फॉर्मूला क्या लिखाएगा, Na3 FeF6 लिखा गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से, अब इस कॉम्प्लेक्स में FeF6 है ना, अब इस कॉम्प्लेक्स में मैं NaOH डाल रहा हूं, क्या सोच के कि भैया FeOH3 मिले, नहीं मिलता है। नहीं मिला, पॉइंट वाइज आराम से आए, अच्छे से सीखे। अब पॉइंट क्या है, हमने डाला नहीं टूटा, मतलब कॉम्प्लेक्स इज, कौन सा कॉम्प्लेक्स, FeF6 ट्रिपल माइनस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल टूवर्ड्स हाइड्रोक्साइड और NaOH, या कोई भी हाइड्रोक्साइड का सोर्स इसके तरफ स्टेबल हुआ। क्या कहने का ये मतलब है कि ये रिएजेंट, मतलब वो कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल है इसलिए नहीं टूटा, बिल्कुल नहीं। ये प्रेसिपिटेट की KSP उतनी लो नहीं है, ये प्रेसिपिटेट के वजह से रिएक्शन फेवरेबल उतना नहीं रहा होगा, शायद इस वजह से नहीं तोड़ पाया। क्योंकि अगर मैं 4 नंबर में यहीं पे लूं ठीक से Fe3+ एंड इट्स कॉम्प्लेक्स फिर से लूं, और इस बार क्या लेता हूं, आयरन 3+ एक्वस को मैं SCN- आयन, ध्यान से, दोनों IIT का पूछा हुआ है, SCN- दू, तो आयरन 3+ इसके साथ एक रेड ब्लड सॉल्यूशन क्रिएट करता है, मतलब कंपाउंड FeSCN का होल 3। अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी बोली जाए उतना कम है बोलना। Fe3+ को अगर मैं SCN- दूं तो क्या बन जाएगा, एक FeSCN होल थ्राइस। ठीक है, ये बनता है, कलर कैसा, रेड ब्लड सॉल्यूशन। अब मैं क्या करने वाला हूं नाउ, अब जो वो आपका कॉम्प्लेक्स है जिसको आप बहुत बहादुर कॉम्प्लेक्स समझ रहे थे कि हाइड्रोक्साइड नहीं तोड़ पाया, इस कॉम्प्लेक्स को अब आप KSCN दे दो, KSCN सॉल्यूशन, मतलब पोटेशियम थायोसाइनेट, और SCN- बोल लो, ये हमने डाल दिया, जानते हो रेड ब्लड सॉल्यूशन आ गया, रेड ब्लड सॉल्यूशन आ गया। हालांकि इस बार प्रेसिपिटेट भी नहीं है, ये प्रेसिपिटेट भी नहीं है, रेड ब्लड सॉल्यूशन लिखा हमने। देखो कितनी मैजिकल चीजें हैं, सीखने के लिए कितना सारा स्टफ है, मतलब अब धीरे धीरे हम लोग का एरिया बड़ा हो रहा है। ठीक से, आखिर सर ये तो अभी तक जो हम लोग डायरेक्शन पकड़ रहे थे उसके अकॉर्डिंग, अगर कॉम्प्लेक्स ठीक है, चलो कोई रिएजेंट डालने से नहीं टूटा तो बोल दिया कि इसका मतलब प्रेसिपिटेट वैसा नहीं बन रहा है, थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी उसके बनने की ज्यादा नहीं है, और कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी फॉर्मेशन की ज्यादा है, तो ऐसा हुआ। अभी तक तो सर यही समझ रहे थे। तो Fe3+ के साथ यहां पर कहानी क्या है, यहां कोई प्रेसिपिटेट पहले भी नहीं बन रहा था, और अभी भी मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, प्रेसिपिटेट की बात ही नहीं। एक्चुअली इस बार कॉम्प्लेक्स क्यों टूटा है, और यहां पर भी क्या हिसाब किताब है, ये जो कंपाउंड देख रहे हैं आप FeSCN होल थ्राइस, एक्चुअली ये भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स है। ये जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं ना,
ये भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। तो इस बार इस कॉम्प्लेक्स से नया बनने वाले कॉम्प्लेक्स का डेल्टा जी मोर नेगेटिव है, उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट अच्छा है। और ये अब ये नहीं बोलना सर उसको करके दिखाओ, आप ये नहीं सोच सकते कि सर इसको कैसे, इस वीडियो में आप वो भी रिकॉर्ड कर लो कि कैसे करके, ऐसा नहीं होता। तुरंत आप एक झटके में सारी चीजों को नहीं उठा सकते, आपको उसको समझना पड़ेगा कि कैसे कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, सब चीज है पूछा हुआ कंपटीशन का, लेकिन जगह सही जगह पर सही चीजें देने से आपके दिमाग में सेट होंगी अच्छे से, नहीं तो एक अनबेरेबल बर्डन आपके ऊपर आएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि एक अनबेरेबल बर्डन अचानक से दे दिया जाए, क्योंकि मुझे मेरे नॉलेज को नहीं दिखाना आपको कि मेरे को कितना आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आपको जो कंटेंट मैं दूं, इनऑर्गेनिक के लोड धीरे 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 आप लेते चले जाए। इसके लिए कंटेंट को पास ऑन करने का एक प्रॉपर टाइम होता है कि कहां किस कंटेंट को पास ऑन किया जाए। तो अभी सिर्फ हमने क्या दिखाया, लेकिन एक नई सोच आपके लिए, एक नई चीज हमने दिखाई। जरूरी नहीं है कि हर बार कॉम्प्लेक्स टूट रहा हो तो प्रेसिपिटेट ही बन जाए, वो बहुत बड़ी बात है प्रेसिपिटेट बनना, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार प्रेसिपिटेट ही बन जाए। हमने जो इससे पिछला एग्जांपल लिया उसमें रिएजेंट एक था सल्फाइड और कॉम्प्लेक्स दो था, एक को तोड़ा एक को नहीं। अब की बार हमने रिएजेंट नहीं, हमने कॉम्प्लेक्स एक लिया और रिएजेंट दो लिया। उसी कॉम्प्लेक्स को एक रिएजेंट तोड़ता है और एक रिएजेंट तोड़ता है और एक रिएजेंट नहीं तोड़ता है, और जो नहीं तोड़ता है वो इसलिए क्योंकि प्रेसिपिटेट उतना इंसॉल्युबल नहीं है, और जो तोड़ता है इसलिए क्योंकि नया बनने वाला कॉम्प्लेक्स का डेल्टा जी और नेगेटिव है। रीजन अलग अलग हर बार हो सकते हैं, इसीलिए हमने शुरू में बोला कि ये टॉपिक ही इस पार्ट का है कि सिलेक्शन ऑफ रिएजेंट्स जिसकी मौजूदगी से किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को टूटना है। बहुत मजेदार एरिया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये वाले पार्ट में जितनी भी चीजें हैं आपको सारी चीजों को एक तरह से मेमोराइज करके रखना है। इस कॉम्प्लेक्स को इसने तोड़ा, इसको इसने नहीं तोड़ा, और ये मैं भी प्रैक्टिस करते करवाते रहूंगा आपको, ठीक है। तो अगले में आ जाओ, अगले पेज में मैं आपको दिखाता हूं लेकर के कोई दूसरा एग्जाम्पल। अच्छे से देखें आप, पेज नंबर 5, ओ सॉरी 10 आ जाओ, और एप्लीकेशन नंबर 5। अच्छे से, एक कॉम्प्लेक्स लो K4FeCN होल 6, बेटा हमने किया है, या इसको बोल लो FeCN होल 6 4 माइनस, हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स, हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स। हमने इसका चर्चा किया था पिछले पार्ट में, हमने इसका डिस्कशन किया था। बहुत ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन कांस्टेंट याद करो सर, ग्रेटर देन 10 टू द पावर 40 थी, याद हो गया होगा। आप जान रहे हो कि अगर आप इसमें सोचोगे कि आयरन 2+ क्या फ्री, आयरन 2+ है क्या फ्री आयंस, अरे सर इम्पॉसिबल। अब क्या करो, इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए कोई रिएजेंट ढूंढो। पहला काम, ध्यान से, आप जानते हो अगर आप इस पर डाइल्यूट H2SO4 डालोगे कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा। थोड़ा सा H2SO4 सॉल्यूशन डालोगे इसमें, कॉम्प्लेक्स टूटना स्टार्ट हो जाएगा और आयरन 2+ बाहर से फ्री हो जाएगा। क्या अभी है? नो फ्री Fe2+ आयंस एट ऑल, बिल्कुल भी फ्री नहीं है। लेकिन अब डाइल्यूट H2SO4 डालो, अब आयरन 2+ फ्री हो जाएगा और क्या बन जाएगा? FeSO4। जानते हो ये ग्रीन सॉल्यूशन है, प्रेसिपिटेट भी नहीं है, ग्रीन सॉल्यूशन है, प्रेसिपिटेट भी नहीं है। तो हर बार जरूरी नहीं है, अब आप सीख गए होंगे, हर बार जरूरी नहीं है कि प्रेसिपिटेशन ही लॉजिक बने। आपने इससे पिछले बार में देखा कि प्रेसिपिटेशन, सबसे पहले देखा प्रेसिपिटेशन लॉजिक बन रहा था, लगातार एग्जांपल्स प्रेसिपिटेशन पे चल रहे थे। अब लॉजिक, इससे पिछले वाले में आपने देखा कि नया कॉम्प्लेक्स बन रहा, वो लॉजिक बन रहा। अब की बार फिर नई चीजें हो रही है, मैं करके दिखा रहा हूं। आ जाओ, FeSO4 बन गया, आयरन 2+ बाहर आ गया, ग्रीन सॉल्यूशन मतलब फ्री, अब हो गया फ्री, Fe2+ आयंस हो गए आपके पास प्लस। ध्यान से, साइनाइड बाहर आएगा और जो आपने H2SO4 डाला वो HCN बन जाएगा। क्लियर है? वहीं पर आप अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 देंगे तो आपका FeSO4 तो बाहर आएगा, ये आएगा, लेकिन इस बार HCN नहीं बनता है, CO बनता है।
बहुत इंपॉर्टेंट, ये आईआईटी का पूछा हुआ है क्वेश्चन। हालांकि ये था, क्वेश्चन को मैं अगले पेज में लिख लेता हूं, फिर भी यहीं, चलो यहीं पर लिख लेता हूं। x प्लस conquest 4 giving CO, then x में भी, ये क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन था C6H12O6, दूसरा ऑप्शन था H2C2O4, तीसरा ऑप्शन था K4FeCN6, और चौथा ऑप्शन है क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था, एक और क्या था, एक और क्या था दोस्त, शायद इथेनॉल, या चलो कुछ लिख देता हूं, एक चौथा ऑप्शन बेटा इथेनॉल ही शायद था, या कुछ और, चलो खैर एनीवे। तो ये चार ऑप्शंस आपके पास हैं, और conquest डालने पर CO है, तो CO किस में आएगा? तो देखो इसमें से बाकी तीन ऑप्शंस अभी डिस्कशन के एरिया से थोड़ा बाहर है, या लोग भी तो चलो मैं कर भी सकता हूं, वैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का तो चलो डिस्कशन किया जा सकता है। जैसे conquest, इसके सॉल्यूशन में अगर जाओ तो conquest बहुत ही अच्छा ड्राइंग एजेंट होता है, आपने सुना होगा। हालांकि जिनको अभी समझ में आया अच्छा है, और वीडियो देखते समय कुछ लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो और अच्छा है, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं आ जाएगा, वो ड्राइंग एजेंट है। तो जो ड्राइंग एजेंट है ना, तो C6H12O6 वगैरह आप लेते हैं, या शुगर लेते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेते हैं, तो यहां पर चारिंग रिएक्शन होता है। ये conquest लेने से चारिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको, चारकोल बनता है। ये H2SO4 वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको आप क्या लिख सकते हो, C6H2O6, वाटर को एब्जॉर्ब किया तो 6 मोल्स कार्बन प्लस H2SO4 डॉट, कितना हो गया आपको, क्या लिखा जाएगा, 6 ना, डॉट 6H2O ये ले लेता, तो यहां कार्बन बना, CO नहीं बना। लेकिन वहीं पर अगर आप ये लेते हो H2C2O4, तो इसमें conquest डालने से, आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में भी इसके मैकेनिज्म होते हैं, CO प्लस CO2 होता है। तो एक तो यहां से CO आ गया, और जो आप ये लेंगे C2H5OH, इस पर conquest डालने से वो डिपेंड करता है लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर, लेकिन CO नहीं आता है। एक केस में आपका मिथेनॉल था, अब याद आ गया, हाँ मिथेनॉल था, मिथेनॉल था, मिथेनॉल था, मिथेनॉल था, याद था। चलो आ जाओ, तो C2H5OH लोगे तो एक आपका ये बन जाता है ईथर, ईथर प्रोडक्ट एक आ जाता है, और एक टेम्परेचर पे आपको एल्कीन इस तरह से बनता है, एल्कीन तैयार होता है। चलो ये हाई टेम्परेचर पे होता है, और वो लो टेम्परेचर पे। तो ये तो ऑर्गेनिक वाला मैटर है, आपने ये पढ़ा होगा। लेकिन अभी जो मेरा सवाल था, एक क्या था, ये K4FeCN6, यही है ना। तो आपने क्या देखा, आपका इस पर होता है, और क्वेश्चन में यहां कॉन्क था, सॉरी क्वेश्चन जो मैंने लिखा है शायद कॉन्क लिखना मैं भूल गया हूं, नहीं लिखा मैंने, ये कॉन्क है, कॉन्क है। तो अगर आपने कॉन्क लिखा तब जाकर के, ये कॉन्क लिखा हुआ, अगर डाइल्यूट लिखता तो फिर नहीं होता बेटा, कॉन्क लिखा है तो जाकर के यहां पर CO बन रहा है, अभी आपने पढ़ा है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन हमने लिखा, इसका आंसर क्या होगा आपका, बी भी और सी भी। तो बी तो चलो ऑर्गेनिक से आया, या पीछे आप पढ़ोगे भी, आगे चल के आप पढ़ोगे भी, लेकिन आपका सी ऑप्शन अभी से क्लियर है, कनेक्ट है। तो आपको हमने बताया कि एक बहुत स्टेबल से स्टेबल कॉम्प्लेक्स को भी तोड़ने का कुछ ना कुछ हिसाब किताब है, ठीक है। और हर बार प्रेसिपिटेशन ही जरूरी नहीं हो, गैसियस प्रोडक्ट होने से भी डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज बढ़ता है तो डेल्टा जी डाउन होता है, वो भी हो सकता है। कभी कभी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का भी प्रोडक्ट बन जाता है, और वो बहुत एसिड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस कनेक्टिविटी की वजह से आपका टूट जाता है। मतलब बहुत सारे लॉजिक्स लग सकते हैं। तो हमने आज के इस पार्ट में जो डिस्कशन करा है, वो डिस्कशन इस बात पे करा है कि कॉम्प्लेक्स आप बनाएं और कॉम्प्लेक्स को तोड़ें
दोनों चीजों की जो लड़ाई है वो आसान नहीं है, आसान नहीं है। किस कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सुटेबल रिएजेंट आएगा कि वो कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो सकता है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए अच्छा आइडिया चाहिए। और जैसे जैसे आपकी इनऑर्गेनिक आगे बढ़ेगी आपको इसका आइडिया बढ़ते जाएगा। लेकिन फिलहाल ये 5-6 एग्जांपल्स को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। मेजर एग्जांपल्स अभी तक आईआईटी जेईई एडवांस्ड के लिए इसमें बहुत कुछ नहीं हुआ, जेईई एडवांस्ड के लिए और कुछ किया जाना जरूरी है, लेकिन जेईई मेन के लिए और नीट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। मतलब जहां तक जेईई मेन और नीट वाले ले सकते हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन रहा उसमें बाकी दिमाग न लगाएं आप, उसमें सिर्फ एक ही लगाएं कि आपसे जो हमने ये पूछा था इसमें K4 एफिशिएंट होल 6 का मैं समझना चाह रहा था कि आप आंसर करते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को पता होता है कि मतलब इसका आइडिया नहीं है तो इस क्वेश्चन में सिर्फ H2C2O4 को बना के निकल गए। लेकिन जो क्वेश्चन ये आईआईटी वाले ने पूछा इसमें इसको जान के डाला गया है 1 और मोर देन 1 करेक्ट में कि भाई आप जानते कि नहीं। जबकि आईआईटी ने डाइल्यूट भी पूछा हुआ 1 साल, इस कॉम्प्लेक्स पर डाइल्यूट डालो, इस कॉम्प्लेक्स पर डाइल्यूट H2SO4, वो भी पूछा हुआ एक बार, और एक बार कॉन्क में इस तरह से क्वेश्चन आया। तो उम्मीद है आज का ये रिकॉर्डिंग वीडियो आपको बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर, और आपने कोऑर्डिनेशन के बेसिक चीजों को, फॉर्मेशन और डिसोसिएशन को थोड़ा सा कनेक्ट किया होगा। तो अमेजिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आगे के लेक्चर्स के लिए ऐसे ही ट्यून रहें, ऐसे ही देखते रहें और एंजॉय कीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। हल्के में बिल्कुल ना ले, बिल्कुल भी नहीं। चलिए आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग। थैंक यू सो मच।